हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपका क्लास 12 का। इससे पहले हमने कूलाम के नियम के बारे में समझ चुके हैं। आज कूलाम के नियम का हम दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आज कूलाम के नियम का सदिश रूप को समझेंगे। और हमने उस क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका उत्तर लास्ट में बताया जाएगा। तो हम कूलाम के नियम का सदिश रूप शुरू करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो F है, F बराबर हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आया था। और हमको पहले से ही पता होगा कि जो बल है वो सदिश है, अर्थात बल की कुछ ना कुछ दिशा होती है, कोई ना कोई दिशा बतानी पड़ती है, जिसकी दिशा होती है वो होता है सदिश। इसका मतलब जो स्थिर वैद्युत बल है उसकी भी दिशा होगी, उसकी दिशा या कूलाम के नियम को कैसे वेक्टर रूप में लिखते हैं, कैसे सदिश रूप में लिखते हैं, आज उसी को समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये पूछा गया है वेक्टर रूप। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक्टर रूप, पहले हम चित्र को समझेंगे, क्योंकि जो सांकेतिक चीज होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज दैट कूलाम के नियम में हम स्थिर वैद्युत आवेश में दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं बी। हम कूलाम के नियम में एक बिंदु ए माने हैं, एक बी माने हैं। ए पर मान लेते हैं आवेश Q1 है, और बी पर जो आवेश है वो Q2 है। दोनों पर मान लेते हैं समान आवेश है, और समान आवेश की वजह से एक दूसरे को एक प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ई इधर इस पर बल लगा रहा है, तो मान लेते हैं Q2 पर जो बल लग रहा है वो F2 लग रहा है, और Q1 पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है F1। और मान लेते हैं इसके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं R है। R वेक्टर मान लेते हैं, R वेक्टर, क्योंकि सदिश रूप दिखा रहे हैं तो हर किसी के ऊपर सदिश रूप अर्थात तीर दिखा देते हैं बल। अब हमको पता है एक Q1 बल लग रहा है, क्योंकि एक प्लस चार्ज है, इसके द्वारा बल लग रहा है, उसको धक्का दे रहा है बाहर की तरफ, अर्थात Q1 के द्वारा F2 पर बल लग रहा है, तो हम Q1 के द्वारा इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब Q1 आवेश के द्वारा बल लग रहा है F2, इस पर Q2 पर लग रहा है Q2। अब Q2 देख रहे होंगे बल लगा रहे हैं F1 पर लगा रहा है, तो Q2 को हम इस तरह लिखते हैं। F1 पे बल लगा रहा है कौन, 2 कौन मतलब Q2, दूसरा आवेश लगा रहा है इस पे। तो ये समझ गए होंगे कि किस तरह से लिखते हैं। अब थोड़ा हम समझते हैं कि अब हमको पता है कि इंगित किस तरफ करना है। जैसे हमारा देख रहे हैं कि ये आवेश इसको इस तरफ इंगित कर रहा है, ठीक? मतलब ये देख रहे होंगे 2 से 1 की तरफ कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं R कैप 2 कर रहा है किधर, 1 की तरफ। इसी तरह हम इसको दिखा सकते हैं कि 1 कर रहा है 2 की तरफ। R कैप 1 2, थोड़ा ध्यान देंगे नाम पे। 1 कर रहा है 2 की तरफ इंगित, 2 कर रहा है 1 की तरफ। सदिश रूप में ये सब दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा चित्र रहा। अब इस डायग्राम से फार्मूले कैसे निकलेंगे उसको समझते हैं। दो बल लग रहे हैं, एक F21 लग रहा है, एक F12 लग रहा है। पहले हम F21 पकड़ लेते हैं। अगर F2N बल लग रहा है तो हमको पता है F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये वेक्टर रूप हो गया। अब हमको पता है कि F21 की तरफ इंगित कौन कर रहा है, R कैप 1 2, R कैप 1 2। ये इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से जब लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब इसी तरह से लिख सकते हैं हम, जिस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। अब थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम लिखते हैं Q1, या लिखते हैं इसको लाइन पे लिखने पड़े Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 कितना। पॉइंट नंबर 2, Q2 के द्वारा
Q1 पर लगने वाला बल, अब देखते हैं लगने वाला बल कितना है, F12 बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देख रहे होंगे इस तरफ कौन इंगित कर रहा है, R21 इंगित कर रहा है, तो लिख लेंगे R कैप 21, ये हमारा। अब हमको पता होगा विस्थापन सदिश जिसको बोलते हैं एकांक सदिश, या आर कैप बराबर होता है हमारा आर वेक्टर बटे आर, ये हमारा मतलब आर की जगह हम लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम लिखना चाहेंगे R12, जैसे यहाँ पे आर कैप 12 बराबर लिख सकते हैं R12 वेक्टर बटे आर लिख सकते हैं। ठीक, मतलब हम इसको सदिश रूप में और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हम इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसके नीचे लिख रहे हैं, जैसे लिख सकते हैं F12 बराबर 1/4 पाई ε0। अब जहां पे हमारा R12 है, R12 की जगह हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर, सॉरी थोड़ा सा पूरा Q1 Q2 पूरा लिख लेते हैं, Q1 Q2 अपान R वेक्टर 12। अब देखेंगे एक R स्क्वायर यहाँ पे है, ये R स्क्वायर सॉरी R आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा R क्यूब, ये मेन है हमारा। अब थोड़ा समझते हैं हम, जिस तरह से समीकरण नंबर 1 को हम लिख सकते हैं उसी तरह से समीकरण नंबर 2 को भी लिख सकते हैं। 2 को कैसे लिख सकते हैं, F12 बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R क्यूब R वेक्टर 2, ये लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि जितना बल Q1 लगा रहा है Q2 पर, उतना बल Q2 लगा रहा है Q1, दोनों पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं। तो कूलाम के सदिश रूप से ये पता चलता है एक कहीं ना कहीं न्यूटन का तृतीय नियम पालन करता है, जो बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का, सेम ये भी बोलना चाह रहा है कि एक दो आवेश भी उसी तरह बल लगा रहे हैं, उनकी दिशा विपरीत, वस्तु भी अलग अलग है। Q1 लगा रहा है Q2 पर, आवेश भी अलग अलग है, और Q1 लगा रहा है Q2 पर, Q2 लगा रहा है Q1 पर। तो ये तो रहे हमारा वेक्टर रूप, कूलाम का सदिश रूप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, कूलाम का नियम आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों पे लग सकता है, दोनों पर चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, सेम सेम हो सकते हैं। तो ये तो रहे हमारा कूलाम का सदिश रूप। अब हम आते हैं जो हमने होमवर्क में दिया था उसका उत्तर समझ लेते हैं क्या था। हमने आपको बोला था कि आपको बताना है के का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक। ठीक, के का मतलब हमने बोला था 1/4 पाई ε0। अगर आपने वो क्लास नहीं जाके देखी तो पूरी तरह से जाके देखी। हम पूरी तरह से फार्मूला लिखते हैं, F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर किसी का मात्रक निकालना होता है तो उसके साथ वाली जो वैल्यू होती है उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो बल का मात्रक हमें पहले से पता है, होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर इधर है भाग में, उधर जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी का मात्रक होता है मीटर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यहाँ पे गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जो के का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब ε0 का उल्टा ही होता है, जिसको हम बोलते हैं के का मात्रक। ठीक, समझ गए। तो ये तरह आपका होमवर्क था, तो आपको चीजें आई होप समझ में आई होंगी। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो
या आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। कल हम देखेंगे कूलाम के सिद्धांत पर अध्यारोपण का सिद्धांत। जब एक से अधिक चार्ज रहेंगे और किसी चार्ज पर बल लगाएंगे तो किस तरह से नियम बदलते हैं, उसी को समझना है।